राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। एक ऐसा दिन आया जिसने अव्यान, रुद्र और नैना की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक ऐसी काला दिन जिसके बारे में किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक दिन रुद्र और अव्यान नदी के किनारे बैठे हुए सामने एकटक देख रहे थे। अव्यान रुद्र को अपने परिवार के बारे में बता रहा था कि किसी को भी पता नहीं था कि रुद्रांश क्या कर रहा है। रुद्रांश ने पूरे पटना में नैना को खोजने के लिए पोस्टर लगवा दिए थे और उसने 20 लाख का इनाम रखा। इनाम को देखकर किसी का भी मन ललचा जाए, और कुछ ऐसा ही हुआ। इनाम को देखकर कुछ गुंडे लालच में पड़ गए। नैना को किसी ने देख लिया था। उसके बाद से ही वे उसे लाने के लिए बहुत सारे लोग भी आए। नैना सोफे पे बैठी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसका बड़ा सा पेट बहुत अच्छे से दिख रहा था। घर के अंदर जाकर नैना ने गुंडे छट से झपट लेते हैं और नैना अचानक कुछ समझ नहीं पाती, पर जैसे ही वह समझ पाती है खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाकर अव्यान और रुद्र को आवाज़ लगाती है। पर अव्यान और रुद्र इस वक्त काफ़ी दूरी पर थे और गुंडों को तो बस अपने पैसों से मतलब था। उन्हें नैना के किसी भी हालत से उन्हें कोई मतलब नहीं था। नैना को छटपटाते हुए देखकर वे नैना को घसीटते हुए लेकर जाते हैं। किसी को नैना की सिचुएशन पर ज़रा भी दया नहीं आ रही थी। वे बस नैना को खींचते हुए लेकर जा रहे थे। नैना बस चीखे जा रही थी, थोड़ी देर छोड़ो मुझे। रुद्र, अव्यान, बस नैना इसी तरह चीखे जा रही थी। वह रुद्र और अव्यान को बुलाते जा रही थी। नैना छुड़ाने की कोशिश करते हुए एकदम से उस गुंडे का हाथ काट लेती है। आह! इसे गुंडा चिल्लाते हुए नैना का हाथ छोड़ देता है। नैना उसमें सहमे हुए नजरों से देखती है। वह गुंडा अपने हाथ को देखता है और उस पर खून निकल रहा होता है। खून देखकर बहुत ही गुस्से से नैना को देखता है और एकदम से नैना को एक थप्पड़ मारता है, जिस कारण नैना सीधा पेट के बल गिरती है और एकदम से उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठती है। नैना दर्द से रोते हुए अपने पेट को पकड़ लेती है। उसी वक्त ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं सह पा रही थी। वे गुंडे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जिसे नैना के दर्द को सुने बिना उसके बाल को पकड़ खींच खड़े करते हैं। आह! माँ! नैना दर्द से रोती जा रही थी। नैना अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़े हुए थी। वह गुंडा उसे उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था। नैना से तो अब चला भी नहीं जा रहा था। उसके कदम रुकना तो चाहते थे, लेकिन रुक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह उसे गुंडा छोड़ ही नहीं रहा था। बस घसीटता जा रहा था, बस घसीटता ही जा रहा था। नैना के पूरे चेहरे पर दर्द से पसीने भर चुके थे। इधर रुद्र और अव्यान बैठे ही थे। कुछ ख्याल करके रुद्र उठकर खड़ा होता है और मुड़कर कहता है, चलें, मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाना था आज। अब अव्यान भी खड़ा होता है और दोनों ही घर की ओर बढ़ जाते हैं। घर के बाहर पहुंचते नैना का दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ मिलता है और बहुत से जूतों के निशान देखते ही रुद्र और अव्यान एक साथ सामने देखते हैं। सामने कुछ दूरी पर उन्हें एक इंसान नैना को घसीटते हुए लेकर जाते हुए दिखता है। जैसे ही दोनों ये देखते ही बिना एक पल गवाए दौड़कर उसकी ओर भागते हैं। उसकी दौड़ काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी, जिस वजह से वह तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं। रुद्र अपनी गन निकालता है और एक एक करके सबको शूट करता है। रुद्र अव्यान की ओर एक गन फेंकता है तो अव्यान भी कैच करके सबको शूट करता है। कुछ ही देर में उस जगह पर लोगों की लाशें बिछ गई थी। नैना जमीन पर लेटी हुई दर्द से कराह रही थी। आह माँ! आह माँ! आह! अव्यान दौड़ता हुआ नैना के पास बैठ जाता है और उसे बुलाता है, माँ! माँ! अव्यान अब रुद्र की ओर देखता है, जो कि गुंडों को दरिंदे से मार रहा था, जो नैना को घसीटते हुए लेकर जा रहा था। रुद्र के चेहरे पे खून के छींटे पड़े होते और उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अव्यान उसे बुलाता है, रुद्र छोड़ो उसे, हमें माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अव्यान की बात सुनकर रुद्र रुकता है, क्योंकि वो गुंडा बहुत पहले ही मर चुका था। रुद्र नैना के पास जाता है। नैना अब तक अपने पेट को पकड़कर दर्द से कराह रही थी। दोनों नैना को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर नैना को इतनी बुरी हालत देखकर डर जाते हैं। डॉक्टर रुद्र को खून से सना देखकर उसे देखते रहते हैं और वहाँ आता जाता हर कोई इंसान रुद्र को ही देखता जा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ बोलने की, क्योंकि सभी को पता था कि वे कौन है। डॉक्टर नैना और बेबी में से किसी एक को बचाने को कहती हैं,
जिस पर रुद्र अपनी सर्द आवाज में डॉक्टर को धमकी हुए देता है कि अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत कोशिश करने के बाद नैना का बेबी होता है, जो कि एक लड़की बच्ची थी, और नैना कोमा में चली जाती है। नर्स बच्चा लेकर रुद्र के हाथ में देती है। रुद्र अपनी छोटी सी प्यारी सिस्टर को बहुत गौर से देखता है। अव्यान भी देखता है उस छोटी सी बच्ची को, और फिर वे दोनों इस वक्त उस छोटी सी बच्ची के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देख रहे थे। बच्ची की त्वचा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और कोरी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें इस वक्त बंद थी। रुद्र अभियान के पास बच्ची को छोड़कर वॉशरूम जाता है और उसके हाथ और चेहरे को साफ करता है। वापस आकर वह फिर से बेबी को अपने हाथ में लेता है। रुद्र बेबी के माथे पर बहुत ही प्यार से चूमकर कहता है, वेलकम माय बेबी प्रिंसेस। रुद्र के बोलते ही बेबी अपना छोटा सा मुंह खोलकर उबासी लेती है। बेबी रो नहीं रही थी, बल्कि वह शांत से चुप सो रही थी। अव्यान और रुद्र दोनों अब नैना को देखने लगते हैं। नैना का चेहरा मुरझा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। आज फिर एक बार रुद्र अपनी माँ को खो चुका था और अव्यान भी ममता भरे प्यार को फिर से खो चुका था। उसकी दोनों माँ अब कोमा में थी। इस वक्त से अव्यान और रुद्र का बस एक ही मकसद था, रुद्रांश को नैना के हाथों मरवाना। रुद्र को अब सब कुछ पता चल चुका था कि रुद्रांश की वजह से ही गुंडे नैना को पकड़ने आए थे। अगर रुद्रांश वो स्कीम ना रखता कि 20 लाख रुपए का लालच में आकर नैना को इस तरह से लेकर नहीं जाते। फ्लैशबैक एंड्स। नैना अपने बीते दिन को याद करते हुए अपने पेट पर हाथ रखती है। अपने पेट को देखकर एकदम से उसने नैना के चेहरे पर दर्द बढ़ जाता है। दूसरी बार जब नैना प्रेग्नेंट हुई थी तब वह होश में आई थी। इसी तरह उसकी कोख खाली थी और आज भी उसकी कोख खाली थी। नैना रुद्र अभियान को देखते हुए उम्मीद से पूछती है, मेरा बच्चा? अभियान और रुद्र नैना को देखते हैं। अभियान बहुत खामोशी से नैना के पास बैठता है और नैना के चेहरे पे थाम कर कहता है, हम है ना माँ? यह सुनते ही नैना की सारी उम्मीद टूट जाती है। उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। वह सिसकते हुए कहती है, मतलब मैं फिर से अपने बच्चे को खो दिया? बोलते ही वह रोने लगती है। अब रुद्र नैना के पास बैठता है और उसके हाथ को थाम कर कहता है, हम तो है ना मॉम, हम भी तो आपके बच्चे हैं। नैना सिसकते हुए कहती है, मैं उसके साथ जीना चाहती थी, अपने हाथों से नहलाना चाहती थी, उसे छोटे छोटे पैरों से चलते हुए देखना चाहती थी। इतना कुछ सोची थी मैंने उसके लिए। बोलते ही नैना के आंसू बहते जा रहे थे। रुद्र नैना के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, इट्स ओके मॉम, आपको बच्चे ही चाहिए ना, तो मैं हूँ ना। आप अपने बच्चे को ना सही, मेरे बच्चे के साथ जैसे जीना चाहे वैसे जिए। नैना रुद्र के चेहरे को देखती है तो बहुत सीरियस था। नैना कंफ्यूज से उसे देखकर पूछती है, तुमने शादी कर ली? रुद्र नैना के हाथ को चूम कर कहता है, आपके आशीर्वाद के बिना मैं कैसे शादी कर सकता था? किया नहीं है, पर अब बहुत जल्द करूँगा। नैना रुद्र की बात सुनकर अपना सारा दर्द भूल जाती है। रुद्र अभियान की ओर इशारा करके कहता है, बट आपके पहले बेटे ने शादी कर ली है, बेशर्म की तरह। अभियान रुद्र घूरता है तो वही नैना अब हैरानी से अभियान को देखती है। रुद्र नैना के हाथ को सहलाते हुए कहा है, आपको पता है मॉम, इसने मुझसे शादी करने वाली लड़की से शादी कर ली, वो भी मुझे धमकी देकर। नैना आंखें बड़ी करके अभियान को देखती है। अभियान रुद्र के कंधे पर पंच मारकर कहता है, चुप कर, मेरी बुराई करना। किसने कहा था कि मुझे गोवा में एक लड़की पसंद आ गई है और उसके सिवाय किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देना, और आखिर में वो मेरी बहन निकली। नैना कभी रुद्र को देखती तो कभी अव्यान को। अव्यान नैना को बुलाते हुए कहता है, आपको पता है माँ, मुझे जब पता चला कि वो मेरी ही बहन है तो मैंने इसे कहा था कि वो मेरी बहन है तो तेरी भी बहन हुई ना। नैना हाँ में सहलाती है। रुद्र मुंह बिगाड़े कहता है, शट अप, बहन होगी तेरी, मेरी कुछ दिन में होने वाली वाइफ है, इसलिए शादी की बात करो। मेरे दोस्त हो ना, रैबिट इतनी जल्दी शादी नहीं करेगी। अवैन एटीट्यूड से जवाब देता है तो रुद्र एकदम से कहता है, तो क्या बूढ़ियों को शादी करेगी? वह बूढ़ी हो गई ना तो उसे शादी नहीं करने वाला बता देना उसे। मैं नहीं करने वाला उसे शादी बुढ़ापे में।
अव्यान रुद्र को पूरी तरह से घूर रहा था। नैना दोनों की नोकझोंक सुनकर मुस्कुराने लगी। नैना अब सब कुछ साइड में रखकर फिर से अपने पास बुलाती है। फिर एक बार अव्यान और रुद्र को गले लगा लेती है और कहती है, इसी तरह से हमेशा रहा करो, कभी एक दूसरे से जुदा मत होना। अव्यान और रुद्र शांत से नैना के पीठ पर हाथ रख लेते हैं। कुछ देर बाद अव्यान और रुद्र कमरे से बाहर निकलते हैं। अव्यान के चेहरे पर परेशानी थी, फिर भी वह थोड़ा शांति से कहता है, माँ को ये कभी पता मत चलने देना कि बेबी जिंदा थी और फिर मर गई, वरना उन्हें और ज़्यादा तकलीफ होगी। रुद्र की आंखों के सामने इस वक्त उस नन्ही सी बच्ची दिखती है। वह अव्यान के जवाब दिए बिना उसी में बस खोया रहता है। अव्यान कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। अव्यान के जाते ही रुद्र फिर से नैना के पास चलाता है। दूसरी तरफ शौर्य स्प्रहा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। शौर्य एक और देख रहा था और उधर देखते हुए इसकी आंखें सर्द से भरी हुई थीं। स्प्रहा नाम भी अजीब सा है, बोला भी। स्प्रहा सर झुकाए खा रही थी क्योंकि स्प्रहा को किसी को देखना शौर्य बर्दाश्त नहीं कर पाता था और ना स्प्रहा को कोई देखे ये बर्दाश्त कर पाता था। शौर्य की नज़रें इस वक्त एक कपल पर थी जो अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे थे। शौर्य की गुस्से से नसें बाहर आ रही थी। वह कुछ सोच रहा था। स्प्रहा पानी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उसकी नज़र शौर्य के हाथ में चली जाती है। शौर्य के नसें उभरते देखकर स्प्रहा सहम जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने कोई गलती कर दी है जिस वजह से शौर्य गुस्से में है। स्प्रहा सर झुकाई धीरे से कहती है, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। आवाज़ से शौर्य का ध्यान स्प्रहा पर चला जाता है। शौर्य जैसे स्प्रहा को देखता है उसका जो सर्द भरा चेहरा था वह कहीं गायब हो जाता है। शौर्य के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। शौर्य स्प्रहा के झुके चेहरे को देखते हुए कहता है, कुछ कहा तुमने बेबी? स्प्रहा हिचकिचाहट से कहती है, हाँ मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे स्प्रहा ये कहती है शौर्य बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह झट से खड़ा होकर वहाँ से स्टाफ को बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बुलाता है। जब जल्दी से शौर्य के सामने खड़े हो जाते हैं सभी और शौर्य हाइपर होकर चिल्लाता है। स्प्रहा ने अच्छे ना लगने का इल्ज़ाम वहाँ रेस्टोरेंट को झेलना पड़ता है, जबकि स्प्रहा में तो कैजुअली कहा था। स्प्रहा तुरंत ही उठकर शौर्य की बाजू पकड़कर खड़ी होकर कहती है, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे बस बाहर जाना है। शौर्य स्प्रहा को झुककर देखता है और अब तक जो वह गुस्से से डांट रहा था स्प्रहा को अपने करीब आने से शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, पहले बताना चाहिए था ना बेबी, बेकार में मैंने इन सबको डांट दिया। चलो। बोलते ही शौर्य स्प्रहा का हाथ थामकर ले जाने लगता है। वहीं रेस्टोरेंट में उपस्थित सभी लोग शौर्य को किसी पागल की तरह देख रहे थे। दूसरी तरफ श्रेष्ठा सीरियस होकर सामने देखते हुए कहती है, ध्रुव अंश से बात करो ना, अपनी लाइफ में आगे जिए, वह एक ही जगह ठहरा हुआ है, मैं नहीं देख सकती उसे इस तरह से। ध्रुव कुछ पल शांत रहता है और फिर श्रेष्ठा के कमर को सहलाते हुए कहता है, बेबी मैं भी चाहता हूँ कि वे आगे बढ़े, लेकिन प्यार को भुलाना मुश्किल होता है। कोई तो हो उसे ऐसा मिले कि पहले प्यार को याद रहते हुए भी भुला दे। श्रेष्ठा थोड़ा इमोशनल होकर कहती है, ये सब हमारे अंश के साथ ही क्यों हुआ ध्रुव? श्रेष्ठा को इमोशनल देखते ही ध्रुव उसके कमर पर जोर से चुटकी काटता है। श्रेष्ठा की दर्द से आह निकल जाती है। श्रेष्ठा कंफ्यूज होकर ध्रुव को देखती है। ध्रुव आंखें खोलकर सीरियस से देखते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है ना कि ये बेकार के इमोशंस बाहर मत लाया करो। श्रेष्ठा ध्रुव के सीने पर धीरे से पंच मारकर कहती है, यू इडियट, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। ध्रुव के इतने कहते ही श्रेष्ठा तकिए को कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह कमरा फिर एक बार श्रेष्ठा की मदोशी आवाज़ से भर जाता है। दूसरे दिन अव्यान ऑफिस पर था और लैपटॉप के स्क्रीन को देखने में मग्न था। अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। तभी उसे धीमी धीमी सी पायल की आवाज़ सुनाई दी। अव्यान सर उठाकर सामने देखता है, उसकी प्यारी सी बीवी आ रही थी। दूसरे दिन अव्यान लैपटॉप पे काम कर रहा था और वह स्क्रीन देखने में मग्न था। अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। तभी उसे धीमी धीमी सी पायल की आवाज़ सुनाई देती है। अव्यान सर उठाकर सामने देखता है तो उसकी प्यारी सी बीवी आ रही थी।
अव्यान सख्त आवाज़ में कहता है, क्या है ये सब सजनी? प्रज्ञा अव्यान के चेहरे को और करीब झुकती है और उसके कान में धीरे से बाइट करती है, जिससे अव्यान को फिर एक बार करंट लगता है। बोलते हुए वह फिर एक बार अव्यान के कान को बाइट कर लेता है। अव्यान जैसे ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और प्रज्ञा की हरकतें उसे और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी। अव्यान अचानक ही प्रज्ञा को धक्का देता और खड़ा हो जाता है। प्रज्ञा डेस्क पर आह के आवाज़ के साथ लेट जाती है। अव्यान प्रज्ञा के ऊपर पूरी तरह झुक जाता है। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए अव्यान को देखती है। अव्यान कसकर प्रज्ञा के बाल पकड़ लेता है। प्रज्ञा दर्द से आंखें बंद कर लेती है। अव्यान प्रज्ञा के चेहरे देखते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे नोचूंगा ना कि दर्द भी डर जाएगा। हरकतें बंद करो वरना बहुत पछताओगे, बहुत पछताना पड़ेगा। प्रज्ञा दर्द से अव्यान के हाथ को पकड़कर कहती है, मैं कुछ नहीं करी, आपकी बहन ने मुझे ये करने को कहा। ओह छोड़िए, दर्द हो रहा है। अव्यान प्रज्ञा के बाल को छोड़कर खड़ा होकर कंफ्यूज सा उसे देखता है। प्रज्ञा उठकर बैठ जाती है और अपने आप को ढककर कहती है, उन्होंने मुझसे चैलेंज किया कि मैं आपको सेड्यूस कर पाऊंगी या नहीं, बस इसलिए आई थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था बार बार आपसे बेइज्जती कराने का। बोलकर प्रज्ञा नाराजगी से उठकर जाने लगती है। प्रज्ञा को जाकर देखकर अव्यान उसे खींचकर अपने करीब कर लेता है और कॉल करके कहता है, अभी के अभी उन दोनों को बुलाओ। अव्यान की बात सुनकर प्रज्ञा का चेहरा पीला पड़ जाता है। कुछ देर बाद आव्या, स्वर्णा और प्रज्ञा अव्यान के सामने सर झुकाए खड़ी थी। अव्यान इधर से उधर चक्कर लगाते हुए तीनों को देख रहा था। आव्या धीरे से सर उठाती है और फिर से सर झुका लेती है। अव्यान आव्या के पास एकदम से रुक जाता है, जिससे आव्या की हालत खराब हो जाती है। अव्यान आव्या की झुकी नज़रों को देखकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता रैबिट, तुम कुछ ज़्यादा ही शरारती हो गई हो? आव्या मुंह बनाते हुए सर उठाकर कहती है, भाई मैं तो बस भाभी का फ्यूचर के लिए सिखा रही थी। आव्या, ओह तो अब डॉक्टर के साथ टीचर भी बन गई हो। आव्या तुरंत अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है। प्रज्ञा की भी अचानक हल्की हंसी निकल जाती है। आव्यान प्रज्ञा को घूरता और वह चुप हो जाती है। आव्या बात को संभालते हुए आगे बढ़कर अव्यान के बाजू को पकड़कर खड़ी होती है और कहती है, भाई आप कितने अनरोमांटिक हैं। आपके जैसे किसी के भी हस्बैंड मिले तो लड़की सुसाइड करके मर जाए। आप बस भाभी को 4 दीवारों में अंदर सड़ाते रहते हो, बस ऑफिस और कुछ नहीं। बोलते हुए आव्या मुंह बना लेती है। प्रज्ञा अव्यान को देखती है। आव्या सच ही तो कह रही थी। अव्यान कभी प्रज्ञा को वक्त नहीं देता था, बस ऑफिस के काम में बिजी रहता और प्रज्ञा घर पर पड़ी रहती थी। अव्यान कुछ सोचते हुए आव्या को खुद से दूर करता है। अव्यान अपनी चेयर की ओर जाते हुए बिल्कुल सर्द आवाज में कहता है, गेट आउट ऑफ माई कैबिन। तीनों हैरानी से अव्यान को देखते हैं। प्रज्ञा को बहुत दुख लगता है। वह तुरंत ही गुस्से से अपने कदम तेजी से बढ़ाकर गेट खोलती है और धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद करके वहाँ से चली जाती है। आव्या और स्वर्णा भी एक एक दूसरे को देखते हुए वहाँ से निकल जाती है। अव्यान एक नज़र गेट की ओर देखते हुए गहरी सांस लेता है और आंखें बंद करके कहता है, दुश्मन बना अपने ही खोज तो पूरी हो गई। दुश्मन बना अपने की खोज तो पूरी हो गई। अब बस उसके कमज़ोरी पर वार करना है। उसे दिखाना होगा कि खोना किसे कहते हैं। दर्द जब तक देंगे नहीं तब तक एहसास नहीं होगा दर्द क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा का मूड ऑफ था और सीधा घर चली गई। स्वर्ण और आव्या जा ही नहीं थी, तभी आव्या के सामने अर्धव आ जाता है। अर्धव को देखते ही आव्या की भौहें चढ़ जाती है। अर्धव मुस्कुराता हुआ कहता है, हाँ तो हम साथ कॉफ़ी पी सकते हैं ना, कैफ़े सामने है। चलते हुए अर्धव आव्या के कैफ़े की ओर इशारा करता है। आव्या कैफ़े को देखकर मन ही मन कहती है, खुद को जान दांव पर लगाने का बहुत शौक है इसे, आज इसका शौक पूरा कर ही देती हूँ। सोचते हुए आव्या अर्धव को हाँ कर देती है। स्वर्णा को जाने का जरा भी मन नहीं था, इसलिए वह कहती है, दी आप चले जाइए, मैं घर चली जाती हूँ। आव्या परेशान होती पर स्वर्णा यह कहकर उसे मना कर लेती है कि वह अब बच्ची नहीं है। स्वर्णा वहाँ से जाती है तो अर्धव और आव्या भी कॉफ़ी शॉप पर चले जाते हैं।
कॉफ़ी आते ही अर्धव अपने फ़ोन पर कुछ कहता है और फिर मुस्कुराते हुए आव्या को देखता है। आव्या भी धीरे से स्माइल पास करती है। कुछ वक्त बाद जब कॉफ़ी खत्म होती है तो अर्धव कहता है, अगर मैं तुमसे कोई सवाल पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगी? आव्या थोड़ी कंफ्यूज होती है पर हाँ में सर हिला देती है। अर्धव थोड़ा रुककर पूछता है, रू मेरा मतलब है तुम अपने बॉयफ्रेंड से कब मिली थी? रुद्र, ये कैसा सवाल है? आव्या तुरंत ही बोल देती है तो अचानक ही अर्धव थोड़ा सख्त से कहता है, जितना पूछा उतना जवाब दो। जैसे ही आव्या अर्धव की बात करने के लहजे को समझती है वह तुरंत अर्धव को देखती है। अर्धव तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है और नरमी से कह रहा है, मेरा मतलब था हम तो दोस्त हैं ना, तो तुम मुझे ये सब बता सकती हो। आव्या अर्धव को शक भरी निगाहों से देखती है। अर्धव अपने सर पर धीरे से टैप करके बहुत ही धीमे से कहता है, ये लड़की इतनी इंटेलिजेंट क्यों है? 2 महीने से इसके पीछे पड़ा हूं पर फिर भी कोई सबूत नहीं मिला। आव्या एकदम से उसे कहती है, कुछ कहा तुमने? अर्धव तुरंत ना में सिर हिला देता है। आव्या हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में हर डिटेल्स जाननी है ना? अर्धव जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है। आव्या अर्धव को देखकर फिर से कहती है, ठीक है, फिर तुम खुद उसे पूछ लो। इतना बोलकर आव्या अर्धव को पीछे देखकर मुस्कुराती है। अर्धव पहले तो बहुत कंफ्यूज था लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है उसका शरीर एकदम से कांप सा जाता है। पीछे से और कोई नहीं, रुद्र आ रहा था। रुद्र हमेशा किसी न किसी मर्डर करता है, जिस वजह से अर्धव और रुद्र को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, पर बिना किसी सबूत के रुद्र को पकड़ना नहीं जा सकता था और अब अर्धव उसके सामने था। रुद्र आगे आकर आव्या के पास खड़ा हो जाता है। अर्धव भी एकदम से खड़ा हो जाता है। रुद्र की डार्क नज़र अर्धव की पर थी, जिस वजह से अर्धव के पसीने छूट गए थे। अर्धव फ़ोन को पॉकेट में बंद करके रखता है और ब्लूटूथ पर टैप करके थोड़ा तेजी से कहता है, क्या कहा? ओ गॉड, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते ही अर्धव रुद्र को छोड़कर आव्या को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, बहुत अर्जेंट है। बोलते हुए जाने लगता है। तभी आव्या हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे कहाँ? तुम्हें तो मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जानना था ना, तो आओ पूछो इससे। अर्धव फिर कभी बोलकर जल्दी से चला जाता है। आव्या हंसते हुए चेयर पर बैठ जाती है। रुद्र अर्धव को बहुत देर तक घूरता रहता है और फिर चेयर पर बैठकर आव्या के चेयर को अपनी ओर खींच लेता है। आव्या की एकदम से हंसी बंद हो जाती है। रुद्र और आव्या के चेयर अब एक दूसरे से सट चुके थे। रुद्र आव्या के दोनों हाथों को पकड़ कर कहता है, कौन था वो बेबी गर्ल? आव्या एक नज़र रुद्र को देखकर पेस्ट्री खाते हुए कहती है, पता है तुम्हें, वो कितने दिनों से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था तो मैंने सीधा तुम्हें बुला लिया। मुझे लगता है वो तुम्हें कुछ करने वाला है। रुद्र बहुत चढ़ाकर आव्या को देखता है क्योंकि अर्धव के रिएक्शन से तो साफ पता चल रहा था कि अर्धव उसे डरता है तो उसे क्या ही पकड़ेगा। रुद्र आव्या होठों के कोने से लगे पेस्ट्री को हटाते हुए कहता है, अब बुलाया है तो चलो मेरे साथ। बोलते ही रुद्र चेयर से पीछे करके उठ जाता है। आव्या उसे देखते हुए सवाल करती है, कहाँ? रुद्र आव्या के हाथ को पकड़कर बोलता है, आई डोंट लाइक क्वेश्चंस बेबी गर्ल। आव्या चेयर से उठती है और उसी के साथ दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूहान इस वक्त अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। एक फ्रेम को देख रहा था जिसमें स्वरा और स्वर्णा झूले पर बैठे हुए थे। स्वरा ने एक बेबी पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी और उसके घुटने तक ही वह स्वर्णा के भी इस वक्त बेबी पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी। ये तब की फ़ोटो थी जब रूहान स्वरा और स्वर्णा के साथ टाइम स्पेंड के लिए गोवा गया था। स्वर्णा के होने के बाद भी स्वरा मैच्योर नहीं थी, वह बच्चों की तरह ही ड्रेसिंग करती थी। रूहान स्वरा को फोटो में जैसे ही घूरता है उसके कानों में स्वरा की आवाज़ गूंजती है, मिस्टर हैंडसम, मुझे भी अन्ना जैसे वाली आइसक्रीम खानी है। उस वक्त स्वरा का क्यूट सा मुंह देखकर रूहान हंसता है। कोई नहीं कह सकता था कि स्वरा एक बच्चे की माँ है। अपनी खुशियां भरे पल को याद करते हुए रूहान की आंखों में से अपने आप आंसू की बूंदें छलक उठती हैं। वह कैसे एक एक पल काट रहा है उसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता था। रूहान के आंसू गालों से होते हुए फ्रेम पर गिर जाते हैं।
वही अनुराग कमरे में बैठा हुआ अपने और रूहान की बॉन्डिंग को देख रहा था। किस तरह से दोनों पहले रहा करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। सपना आकर अनुराग के पास बैठ जाती है और अब उसका हाथ थाम लेती है। अनुराग फोटो को देखते हुए कहता है, क्या रिश्ता था हमारा और अब क्या हो गया। काश कि मैं स्वरा को अंदर जाने को ना कहता। बोलते हुए अनुराग के शब्दों में एक पछतावा झलक रही थी। सपना अनुराग को कंधे पर रखकर कहती है, किसे पता था ऐसा कुछ होगा। इसमें ना आपकी गलती है और ना रूहान की। गलत तो वो वक्त था जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। अनुराग बस शांति से फोटो को टच करता है। अर्जुन ऑफिस के केबिन में कांच की दीवार के सामने खड़ा था। अर्जुन फोन पर बातें करते हुए, यहाँ सब सेफ तो है पर जल्दी कुछ करो, हमसे अब ये बिछड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मन करता है घर में सब कोई को चिल्ला चिल्ला कर बता दूं कि तुम सब ठीक हो। सॉरी, मैं ये कंफ्यूज हो रही हूँ खुद ही। अर्जुन ऑफिस के केबिन में कांच की दीवार के सामने खड़ा था। अर्जुन फोन पर बात करते हुए, यहाँ सब सेफ तो है पर जल्दी कुछ करो, हमसे अब ये बिछड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मन करता है घर में सब कोई को चिल्ला चिल्ला कर बता दूं कि तुम सब ठीक हो। आई थिंक अर्जुन जो है आदित्य से बात कर रहा है। उधर से एक आवाज़ आती है, उसकी कमज़ोरी बहुत जल्द हमारे पास होगी। दुश्मन तो नहीं है पर फिर भी दुश्मन बन गया। काश कि वो दूसरों की बातों में ना फंसता। अब तो उसे तड़पना ही होगा जैसे हम लोग तड़पे। अर्जुन कुछ देर तक सीरियस होकर बात कर रहा था और फिर कुछ तो सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, बेटी का तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा कैसा है? आदि जी हाँ। इस वक्त कॉल पर अर्जुन आदित्य से बात कर रहा था। अप्रिता जब इस होटल में मिली थी, तब जब आदित्य से टकराई थी, तभी अप्रिता के गले में उसकी लॉकेट गिर गई थी, जो सिंघानिया की खानदानी लॉकेट थी। आदित्य अप्रिता का पीछा करते हुए जान चुका था कि सब कोई कहाँ है, लेकिन सबसे मिलने से पहले वह उस छुपे दुश्मन को पकड़ना चाहता था। अर्जुन के सवाल से आदित्य कुछ देर तक चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर पूछता है, दादी कैसी है? यह सब अर्जुन शांत सा जवाब देता है, डॉक्टर ने कहा है और ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी। आदित्य यह सुनकर खामोश हो जाता है। आदित्य को हमेशा से ही अपनी दादी बहुत प्यारी थी। अरनी देवी को जिस तरह से हिम्मत थी, ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में ही पाई जाती है। आदित्य बहुत देर बाद कहता है, मुझे पता है दादी हार मानने वालों में से नहीं है, उन्हें कहना कि मैं आ रहा हूँ। अर्जुन मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देता है। कुछ वक्त दोनों कॉल कट कर लेते हैं। मीटिंग के बाद अनु के साथ एक लड़का था जो डील के लिए आया था। दोनों इस वक्त कॉफ़ी पीने थे और शिवा कुछ दूरी पर खड़ा उस लड़के को घूरे जा रहा था। अनु से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। इधर शिवा गुस्से से उबल रहा था। अनु कॉफ़ी का एक सिप लेकर टेबल पर रखती है, तभी उसके खुले बाल आगे आ जाते हैं, जिसे वह लड़का अपना हाथ बढ़ाकर बालों को पीछे कर लेता है। शिवा जैसे ये देखता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता और वह आगे बढ़कर दोनों के पास जाता है। शिवा एकदम से अनु का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। ये देखकर वह लड़का खड़ा होता है। शिवा अनु का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोलता है, अनु कुछ समझ नहीं पाती हो यह अनु कुछ समझ नहीं पाती। अब वह मुड़कर उस लड़के को देखकर कहती है, ओके मिस्टर अजय, हम बाद में मिलते हैं। बोलते हुए अनु मुड़ती है, पर शिवा को पीछे से ही कहती है, शिवा क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शिवा बिना कुछ बोले ही अनु को लेकर जाने लगता है। दोनों ऑफिस की बिल्डिंग से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद शिवा अनु को लेकर एक सुनसान सी जगह लेकर आता है। अनु शिवा को कंफ्यूज होकर देखती है। शिवा का चेहरा अब तक गुस्से से लाल था। शिवा अनु के कंधे को पकड़कर कहता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे कॉफ़ी के लिए हाँ कहने की? अनु नॉर्मल जवाब देती है, क्योंकि मुझे पीनी थी। अनु कुछ सोचते हुए कहती है, मैंने उसके साथ कॉफ़ी पी तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अनु जैसे ये सवाल करती है, शिवा के भाव बदल जाते हैं और अनु को पीट करके कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वैसे भी मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वो मुझे ठीक नहीं लगा इसलिए मैं बस। इतना बोलते शिवा चुप हो जाता है। वहीं शिवा के इस जवाब से अनु की आंखों में आंसू बह जाते हैं। वह शिवा के पीठ को देखते हुए कहती है, कब तक तुम मुझसे अपने इमोशंस छुपाओगे? शिवा, मैं जब भी सोचती हूँ तुम अभी अपने दिल की बात कहोगे, अभी कहोगे,
तभी तुम अपनी बात से मुकर जाते हो। अनु कहते कहते घुटनों के बल बैठ जाती है और एकदम से रोते हुए चिल्लाती है, कहते क्यों नहीं हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। शिवा जैसे ही अनु की बात सुनता है, आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियां कस लेता है, क्योंकि वह अब भी अनु को ये बताना नहीं चाहता था। अनु दर्द से शिवा को देख रही थी। वे अपनी पलकों को कसकर बंद करती है, फिर आंखें खोलकर कहती है, इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार, बस यही करती रह गई मैं। बहुत तकलीफ होती है मुझे शिवा, यह सुन कर भी कि तुम मेरे होकर भी मेरे नहीं होना चाहते। अनु शिवा को जैसे ही मेरे कहती है, उसका दिल एकदम से जोरों से धड़क उठता है। उसे जोरों का जरा भी एहसास नहीं था कि अनु के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। शिवा अनु की ओर पलटता है और उसे घुटनों के बल खड़ा पाता है। अनु शिवा को देखते हुए कहती है, 30 साल की हो गई हूँ, बता दो और मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारे प्यार का इजहार सुनने के लिए। ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहती, लेकिन क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ, अपने इमोशंस को तुम्हारी तरह अंदर दबाए नहीं रह सकती। शिवा बहुत ज़्यादा हैरान था। वो तो बस यूं ही चुपके चुपके अनु को ज़िंदगी भर प्यार करने के लिए तैयार था। वह कभी कन्फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं थी अनु को उस तरह से देखने की जैसे अभी वह रह रही है। अनु के अपने दिल का हाल तो शिवा ने सामने पूरी तरह से जाहिर कर दिया, जिसके एहसास से ना जाने आज शिवा को कितना ज़्यादा सुकून मिल रही थी। शिवा ने यूं दूर खड़ा देखकर अनु रूठ सी जाती है और वह खड़े होकर दर्द से शिवा को देखती है और भागकर एक ओर जाने लगती है। अनु को भागता देखकर शिवा भी उसके पीछे भागता है। अनु की आंखों में आंसू बह रहे थे। कुछ दूर पर ही शिवा अनु का हाथ पकड़ लेता है। अनु तुरंत शिवा के हाथ को झटक कर उस पर चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, कोई हक नहीं है तुम्हें मुझे छूने का। इतना बोलती अनु उसके अपने कदम पीछे करने लगती है। अनु का यूं दूर जाना शिवा को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और वह जल्दी से आगे बढ़कर अनु को कसकर गले लगा लेता है और अनु रोते हुए शिवा को मारते हुए दूर करने लगती है, पर शिवा उसे और कसकर पकड़ लेता है। दूर ही रहना ना, तुम्हें मुझसे, रहो दूर, अब क्यों करीब आ रहे हो, अनु रोते हुए कहकर फिर से उसे धक्का देती है। शिवा ने उसे टाइटली जकड़ा हुआ था और अनु को एक पल भी दूर नहीं करना चाहता था। दूर ही तो नहीं रह पाता है, दूर ही तो नहीं रह पाता मैं तुमसे, मरने को कह दो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुमसे दूर कभी नहीं रह पाऊंगा। बोलते ही शिवा अनु की ओर कसकर पकड़ लेता है। अनु उसके शर्ट को मुट्ठी से भरकर रोते हुए कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों मुझे हर दिन तड़पा रहे हो, क्या मुझे मेरे दर्द नहीं दिखते, तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखता, क्या तुम्हें मेरी तड़प नहीं दिखती। बोलते हुए अनु का रोना तेज हो जाता है। अंधा हो चुका था मैं, बचपन में आज तक मैंने तुम्हें बस एक अच्छी ज़िंदगी जीते हुए देखी है। मैं अपने प्यार का इजहार एक घटिया ज़िंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। क्या ही मेरे पास ना कोई घर, ना कोई परिवार, और ना मुझे पता मैंने तुम्हें खुश रख पाऊंगा। शिवा अपनी सारी परेशानियां अनु के सामने जाहिर कर देता है। अनु से तुरंत अलग होकर आंसू भरी आंखों से उसे देखकर कहती है, मुझे कोई घर नहीं चाहिए और ना ही अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे बस। बोलते हुए अनु शिवा के दिल पर हाथ रखकर कहती है, इसमें तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए जगह चाहिए। खुश रहूँगी, दुख रहूँगी, जैसी भी रहूँगी, लेकिन मुझे बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुमसे कितना कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू। जैसे शिवा यह सुनता है, झटके से अनु के गले लगा लेता है। शिवा तुरंत खुश था। उसे यह विश्वास भी नहीं हो पा रहा था। शिवा अपने मिली जुली भावनाओं को जाहिर करते हुए कहता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। इस वक्त शिवा की आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। उसका प्यार मुकम्मल जो आज हो चुका था। दूसरी तरफ रुद्र अव्या का हाथ पकड़कर वह नैना के कमरे में लाता है। नैना इस वक्त अपने पेट को पकड़े हुए कुछ सोच रही थी। सोचते हुए इसके गालों पर आंसू बह रहे थे। रुद्र के बाद उसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया था।
यह सोच नैना ने दिल में दर्द उभर रही थी। रुद्र आव्या को लेकर नैना के पास चला जाता है। नैना को जब एहसास होता है कि कोई उससे पास है तो वह चुपकर तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है और फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए मुड़कर रुद्र और आव्या को देखती है। आव्या नैना को होश में देखकर हैरान थी। वह नैना को देखने के बाद रुद्र को देखती है। रुद्र नैना को देखते हुए कहता है, मॉम, माय वुड बी वाइफ। रुद्र के बोलते ही आव्या आगे आकर नैना के पैर छू लेती है। नैना उसके सर पर हाथ रख के मुस्कुराते हुए कहती है, हमेशा खुश रहो। बोलते हुए नैना आव्या के गाल पर हाथ रखती है और बहुत गौर से देखते हुए कहती है, काव्या दी की बेटी हो ना, बिल्कुल उसी पर गई हो। आव्या मुस्कुराते हुए नैना का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, अभी आपकी तबीयत कैसी है? नैना ठीक है, मैं जवाब देती है। रुद्र वहाँ से चला जाता है। आव्या और नैना अब बात करने लगती है। कुछ वक्त बाद रुद्र नैना के खाने को लेकर आता है। रुद्र नैना को खाने को प्लेट देता है। नैना प्लेट लेकर खाती है, फिर दवाई ले लेती है। नैना अब बेड पर लेट जाती है। कुछ सोचते ही वह कहती है, बस 2 दिन अच्छे से आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे परिवार से शादी की बात करूँगी। आव्या एकदम से हंसते हुए कहती है, शादी इतनी जल्दी? आव्या के रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि उसे मजाक लग रहा हो। नैना सीरियस से कहती है, हाँ शादी, मैं और रुद्र हम दोनों ही चाहते हैं कि शादी हो, तो मैं सोच रही हूँ कि इस महीने या अगले महीने शादी करवा दें। यह सुनते ही आव्या के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वह रुद्र को देखती है। रुद्र अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करते हुए कहता है, मॉम, मैं महीने वेट नहीं कर सकता, इसी हफ्ते करा दीजिए। नैना ये सुनकर हंसती है। रुद्र की तड़प ही ऐसी थी, वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ देर तक सभी से बातें होती हैं और दवाई के असर से नैना सो जाती है तो रुद्र आव्या को लेकर बाहर निकल जाता है। कार में आव्या इस वक्त सोच में डूबी हुई थी और रुद्र कार चलाते हुए आव्या व्यस्त था। कुछ देर बाद आव्या सीरियस होकर कहती है, रुद्र, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुद्र आव्या से कहता है, किस बारे में? आव्या तुरंत रुद्र को मुड़कर कहती है, ये शादी के बारे में। हमें मिले हुए 1 साल भी ढंग से नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी शादी की सोच रहे हो? इसमें गलत ही क्या है? 9 महीने पहले तुमने मिला था, 5 महीने से हम साथ हैं और फिर उसके बाद जो मैंने किया उसके 3 महीने से हम दोनों का रिलेशन ठीक है, तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? रुद्र बहुत आराम से कहता है। आव्या का एक पल के लिए दिमाग खराब हो जाता है। वह परेशान होकर कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो रुद्र, कम से कम 1 साल तो हमें होने दो रिलेशनशिप को। मैं तुम्हें अच्छे से जान लूँगी, तुम मुझे अच्छे से जानोगे। शादी का क्या है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। एक दूसरे को जानना सबसे बड़ी बात होती है। हाँ ठीक है ना, कल ही कर लेते हैं। रुद्र जैसे ये बोलता है, आव्या अपना सर पकड़ लेती है। आव्या चिल्लाते हुए कहती है, ओह रुद्र, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? 18 साल बाद मुझे अपनी फैमिली मिली है, मैं इतनी जल्दी उनसे नहीं बिछड़ना चाहती और वैसे भी मेरी शादी करने का इस वक्त कोई प्लान नहीं है। रुद्र आव्या की बातों को सुनकर कार दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है जो बस सुनसान जगह से घिरा था। रुद्र एकदम से सुनसान जगह पर कार रोक देता है। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ तो मैंने कब कहा कि फैमिली से बिछड़ो? रोज़ तुम अपने घर जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आव्या एकदम सीरियस से कहती है, ये बात नहीं है रुद्र, तुम ना एक्चुअली मेरी बात नहीं समझ रहे हो। देखो, शादी कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैं इस वक्त इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए आव्या रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र अचानक आव्या को हाथ को झटक कर गुस्से से चिल्लाता है, और क्यों तैयार नहीं हूँ? अगर ज़रूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अपने घर रख लूँगा, पर मुझे तुम हर पल अपने सामने चाहिए। मेरी मॉम भी यही चाहती है। आव्या को भी एकदम से गुस्सा आ जाती है और वह भी एकदम से गुस्से से कहती है, तुम चाहते हो, तुम्हारी मॉम चाहती है, लेकिन मेरी चाह पूछी है क्या? चाहती मैं क्या हूँ? बस सीधा शादी का प्लान बना लिया। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया करो। पूछने जैसा है ही क्या? तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मैं तुमसे क्या पूछूं?
रुद्र के ये कहते आव्या कहती है, रुद्र तुम जल्दबाजी कर रहे हो, शादी हो गई, एक साथ रह लिए, जितना इजी दिख रहा है ना उतना है नहीं। रुद्र को इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, जिसे शांत करने के लिए वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता और फिर आंखें खोलकर आव्या के दोनों हाथ को पकड़कर उसे देखते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, देखो बेबी गर्ल, मेरी बस एक चाहत है, मेरी एक फैमिली हो जो बस मेरी हो। बचपन से मैंने फैमिली जैसा कुछ एहसास नहीं किया, लेकिन अब मैं करना चाहता हूँ। आव्या भी रुद्र की आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहती है, मैं समझ रही हूँ रुद्र, लेकिन तुम मेरी भी तो बात समझो। हमें एक दूसरे से अच्छे से जानते हुए बस 3 महीने हो गए हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जाने, ताकि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तुम्हें क्या लगता है, शादी के बाद तुम्हें मैं मारूंगा, पीटूंगा या फिर दूसरी लड़की के साथ घूमूंगा? अगर तुम ऐसा सोचो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना भी है ना, तो शादी के बाद जान लेना, रुद्र आव्या को समझाते हुए सख्त आवाज़ में बोला, जिसे आव्या बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। आव्या चिल्लाते हुए कहती है, ओ गॉड, सिख, शादी शादी शादी, अरे मुझे नहीं करनी है शादी, मैं कब से कह रही हूँ, मुझे नहीं करना, नहीं करना मुझे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? रुद्र का चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। वह एकदम से कसकर आव्या के बाजू को पकड़ लेता है, जिससे आव्या के मुंह से आह निकल जाती है और रुद्र को देखती है तो डर जाती है। रुद्र का वही रूप फिर से उभर आ रहा था, जिसे उसे बहुत पहले भुला दिया था। रुद्र आव्या के बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? एक एक मिनट तुम्हें देखने के लिए तड़पता हूँ। आव्या एकदम दर्द से कहती है, आह रुद्र छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आव्या का दर्द सुनकर रुद्र झटके से उसकी बाजू छोड़कर कार के कांच में बहुत जोर से अपने हाथ को धंस देता है। कांच टूटने की आवाज़ से आव्या रोने लगती है। रुद्र दूसरी ओर देखते हुए अपनी हाथों में मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। आव्या अपने बाजू को देखती है जो लाल पड़ चुकी थी और उसे अब तक वहाँ दर्द हो रही थी। दर्द से आव्या सिसकते हुए रोने लगती है। कार में बहुत देर तक आव्या की सिसकती हुई रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं रुद्र अब तक अपने हाथ में कांच घुसाते हुए बहुत खून निकाल चुका था। जितना उसने आव्या को हर्ट किया था, उससे भी ज़्यादा वह खुद को चोट पहुंचा रहा था। थोड़ी देर बाद कार का माहौल शांत हो जाता है। रुद्र का गुस्सा अब गायब हो चुका था, पर आव्या का रोना अभी भी चालू था। रुद्र आव्या को देखता है जो सर झुकाए रो रही थी। वह देखकर रुद्र आव्या को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए से गले से लगा लेता है। आव्या रुद्र के गले लगे हुए ही ज़्यादा सिसकने लगती है। रुद्र को सोचते हुए अब आव्या के पीठ को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद आव्या से अलग होकर रुद्र दवाई निकालकर उसे लेफ्ट हैंड से आव्या के बाजू पर दवाई लगाने लगता है। आव्या के बाजू पर इस वक्त रुद्र के पकड़ने से निशान दिख रहे थे। आव्या सिसकते हुए कहती है, बहुत जोर से पकड़ा था तुमने, मुझे बहुत दर्द हो रही थी। रुद्र आव्या के मासूम आंखों में देखते हुए पूछता है, अभी भी दर्द हो रहा है? आव्या छोटे बच्चे जैसा सर हिलाए रोंदू आवाज़ में कहती है, हाँ मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, तुमने मुझे ऐसे कैसे पकड़ रहा? कहते हुए आव्या रुद्र को उसकी बाजू पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखा रही थी, लेकिन रुद्र की बॉडी की वजह से बाजू बहुत मोटी थी, जिससे आव्या के छोटे छोटे हाथ उसे पूरा नहीं पकड़ पा रही थी। आव्या की हरकत से रुद्र बस अपनी प्यारी सी चेहरे को देखता है, उसके प्यारे सी चेहरे को। वहीं दूसरी ओर स्वर्णा जा तो घर ही रही थी, लेकिन गार्डन में बच्चों को खेलता देखकर उसकी भी बचपन जाग उठी। स्वर्णा कार रुकवाती है और फिर कार से निकलकर गार्डन की ओर बढ़ जाती है। स्वर्णा बच्चों के पास जाकर उसके साथ खेलने में मिल जाती है। इस वक्त बच्चे कबड्डी खेल रहे थे, जिसमें स्वर्णा शामिल हो चुकी थी। वहीं दूर खड़ा एक इंसान स्वर्णा को दूरबीन से देख रहा था। वह इंसान स्वर्णा को खेलते हुए फ़ोन पर बात कर रहा था। दूसरी ओर से एक आवाज़ आती है, सतर्क रहो, यही एक है जो बहुत मासूम है, इसे किडनैप करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टारगेट इसी को रखो।
यस बॉस कहता है और उधर से कॉल कट कर जाता है। रात का वक्त। सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे पर स्वर्णा गायब थी। स्वर्णा का चेयर खाली देखकर आदित्य का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। आदित्य आव्या को घूरता है। आव्या आदित्य को अपनी तरफ देखकर पाकर कहती है, मुझे नहीं पता डैडा, वो तो मुझसे पहले घर के लिए निकल गई थी। काव्या सोचते हुए कहती है, लेकिन गई तो आप दोनों के साथ ही थी ना परी सहस्त्रा। प्रणया का ध्यान तो बस कहीं और ही था। उसे कुछ ख्याल नहीं यहाँ क्या बात हो रही है। आव्या हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ गई हमारे साथ थी, लेकिन मम्मा भाभी पहले आ गई थी और उसके बाद अन्ना भी अकेले निकल गई थी। श्रेष्ठा सजेशन देते हुए कहती है, ड्राइवर को कॉल करके पूछो। ध्रुव अपना फ़ोन उठाकर कहता है, मैं अभी पूछता हूँ। बोलते हुए कॉल लगाता है पर ड्राइवर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये देखते ही काव्या के मन में डर बैठ जाता है। आव्या तुरंत अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगती है। अव्यान अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर ध्रुवश भी उठकर अव्यान के पीछे जाते हुए कहता है, ब्रो रुको, मैं भी आता हूँ। काव्या परेशान होकर आदित्य का हाथ पकड़कर कहती है, अन्ना ठीक तो होगी ना मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या का सवाल सुनकर कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वो किसी सोच में डूब जाता है। अव्या पछतावे से सिर झुका कहती है, सॉरी मम्मा, काश मैं अन्ना को अकेले जाने वाली बात नहीं मानती। मैंने उसे कहा था कि वह मेरे साथ रुके, लेकिन उसने मना कर दिया। काव्या अव्या पर गुस्सा करते हुए कहती है, तो आपको वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी। अन्ना को मन में कम से कम घर पहुँचा देते, फिर कहीं भी चले जाते। आव्या चुपचाप सर झुका लेती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की आंखों में शांत रहने का इशारा करता है। आदित्य अब आव्या को देखकर कहता है, रैबिट के ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है वाइफी, इसे उसकी कोई गलती नहीं है। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, हाँ तो फिर गलती आपकी है, आपने ही बिगाड़ रखा है, हुआ है उसे इतना ही नहीं पता, अगर साथ जाते तो साथ वापस भी लौटना होता है। आव्या तुरंत सर उठाकर कहती है, मम्मा डैडा को कुछ मत कहिए, आप जो बोलना है मुझे बोलिए। काव्या भौं चढ़ाकर आव्या को देखती है, फिर कहती है, अच्छा तो अब बाप बेटी मुझे बताएंगे मुझे किसे बोलना चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।